चार्ट की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम पुनः स्वागत करते हैं। हम अपने चार्ट के विज्ञान के पाठ्यक्रम में इकाई 6 पढ़ रहे हैं, कोशिका से अंग तंत्र तक। तो अभी तक के जितने लेक्चर हुए हैं उसमें हम कोशिका से ऊतकों तक पहुँचे हैं और ऊतकों में हमने पादप ऊतक के बारे में पढ़ा है कि पौधों में दो तरह के ऊतक पाए जाते हैं। एक को हम प्रविभाजी ऊतक कहते हैं, दूसरे को हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक भी दो तरह के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। इन ऊतकों के कार्य क्या होते हैं, जाइलम ऊतक क्या कार्य करता है, फ्लोएम ऊतक क्या कार्य करता है, ये सारी बातें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जंतु ऊतकों के बारे में कि जंतु ऊतक क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और क्या कार्य करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जंतु ऊतक। कार्य के आधार पर जंतु ऊतक कई प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक का कार्य जो है वह शरीर और अंगों को का जो बाहरी स्तर होता है, बाहरी झिल्ली जो होती है, उसको बनाने का काम एपिथीलियम ऊतक का होता है, बाहरी कवरिंग का काम। यह ऊतक पूरे शरीर में बाहरी आवरण बनाता है, इसलिए इसे आवरण ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। आवरण ऊतक भी हम इसे कह सकते हैं। यह हमारी जो त्वचा है एपिथीलियम ऊतक ही होती है। इसी तरह हमारे शरीर के भीतर में जो खोखले अंग होते हैं उनके भीतर जो खोखली जगह की कवरिंग होती है, जैसे पाइप के बाहर की कवरिंग हो गई और उसके भीतर, उसके बाद वह खाली जगह होती है। तो भीतर की जो कवरिंग होती है अंगों में, जैसे हमारे मुख के भीतर, आमाशय के भीतर, आंत, श्वास नली, फेफड़े, रक्त नलिकाएं, कहीं भी जो नलियों की भीतरी सतह होती है अंगों में, भीतरी जो खाली स्थान होता है, उसकी जो कवरिंग होती है, उसके आवरण का जो निर्माण होता है वह भी एपिथीलियम ऊतक के द्वारा ही होता है। तो यह आवरण ऊतक होता है, पूरे शरीर को हर जगह जहाँ खुला होगा वहाँ पे ढकने का काम आवरण ऊतक या एपिथीलियम ऊतक करता है। दूसरा ऊतक होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है और शरीर को सहारा प्रदान करने का काम करता है। उन अंगों को शरीर में एक जगह स्थिर बनाए रखने का काम संयोजी ऊतक करता है। जैसे हमारी हड्डियाँ, रक्त, यह सब संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से तथा एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने में मदद करता है। यह ऊतकों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको भी भरने का काम करता है, दृढ़ता प्रदान करता है शरीर को। यह कई प्रकार के होते हैं अलग अलग कार्यों के आधार पर। अंतरालीय ऊतक होते हैं, हमारी त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। हमारी मांसपेशियां और त्वचा के बीच में जो ऊतक भरा रहता है वह अंतरालीय ऊतक कहलाता है, अंतरालीय संयोजी ऊतक। रक्तवाहिनियों एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर भी यह पाए जाते हैं, तो भरने का काम करते हैं संयोजी ऊतक। दूसरे तरह के संयोजी ऊतक होते हैं अस्थि तथा उपास्थि। अस्थि शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। इसमें कैल्शियम तथा खनिज पाए जाते हैं और इसमें दृढ़ता आ जाती है इसी कैल्शियम और खनिजों के कारण, और शरीर को एक कंकाल या ढांचा प्रदान करने में विशेष इनका योगदान होता है। जबकि जो उपास्थियाँ होती हैं वह भी अस्थियों की तरह ढांचा ही प्रदान करने का काम करती हैं, गद्दियों का काम करती हैं शरीर में। लेकिन इनमें और अस्थियों में एक अंतर होता है कि उपास्थियाँ जो हैं वह लचीली होती हैं, मुड़ जाती हैं, टूटती नहीं हैं। मोड़ेंगे मुड़ जाएंगी, जैसे कान, आपकी नाक, यह उपास्थियों से बने हुए होते हैं। यह मोड़ने पर मुड़ जाते हैं, फिर छोड़ देने पे पुनः अपने यथास्थान पे पुनः अपने पूर्व रूप में पहुंच जाते हैं। तो यह उपास्थियाँ होती हैं और दोनों अस्थियाँ और उपास्थियाँ शरीर में सहारा प्रदान करती हैं, शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं। जबकि जो तीसरा संयोजी ऊतक है रक्त, यह एक ऐसा ऊतक है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र ऐसा ऊतक है। इसीलिए इसे तरल संयोजी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। रक्त का जो तरल भाग होता है, उसमें जो तरल भाग पाया जाता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और इसी प्लाज्मा के भीतर कणिकाएं पाई जाती हैं 3 तरह की। एक को हम लाल रक्त कणिका कहते हैं, आरबीसी,
दूसरे को हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं WBC, और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स। तो 3 तरह की कणिकाएँ इस तरल में घुली हुई रहती हैं, और यह कणिकाएँ और यह तरल भाग मिल करके रक्त का निर्माण करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें रक्त के बारे में। शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, अगर इनकी कमी हो जाती है तो उससे हम एनीमिया नामक बीमारी कहते हैं, रक्तहीनता कहते हैं। एनीमिया हो जाता है लोगों को। तो वह क्यों होता है? क्योंकि उनके रक्त में इन्हीं लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाने के कारण ऐसा होता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ जो हैं वह बाहर से जो शरीर में रोगाणु शरीर के भीतर जाते हैं, उन रोगाणुओं का भक्षण करता है, उन्हें खाता है, और शरीर में जब इसकी कमी होती है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जो बाहरी जीवों से लड़ने की जो क्षमता है, वह घट जाती है। प्लेटलेट्स तीसरे तरह की जो कणिकाएँ हैं रक्त में पाई जाती हैं। यह रक्त को जमने में सहायता करती हैं। जब कहीं चोट लगती है तो वहाँ पे यह थक्का बना लेती हैं, रक्त का नुकसान नहीं होने देती हैं, उसको बहने से रोक देती हैं। तो यह रक्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तीसरे तरह का जो ऊतक होता है वह संयोजी ऊतक होता है। हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें पेशी कोशिका के नाम से हम जानते हैं, और पेशी कोशिकाओं का जो समूह होता है वह पेशी ऊतक कहलाता है, और इनका कार्य है हमारे पूरे शरीर के अंगों को, शरीर को गति प्रदान करना, या गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। हमारे शरीर की कुछ पेशियां हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार उन्हें संकुचित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। मतलब उन पेशियों की गति हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। कुछ ऐसी पेशियां शरीर में पाई जाती हैं। इस तरह की पेशियों को हम ऐच्छिक पेशी के नाम से या रेखित पेशी के नाम से जानते हैं। वहीं कुछ ऐसी पेशियां होती हैं जिनमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम अनैच्छिक या अरेखित पेशी कहते हैं। रेखित पेशियां जो होती हैं, अगर इनका हम सूक्ष्मदर्शी से इनका अध्ययन करें तो इन पर हल्के तथा गहरे रंग की एक के बाद एक रेखाएं पाई जाती हैं। इस तरह की पट्टियां पाई जाती हैं, धारियों की तरह रचनाएं दिखाई देती हैं। इन्हें रेखित पेशी कहा जाता है इसीलिए। और यह पेशियां जो हैं, रेखित पेशियां काफ़ी मजबूत होती हैं, और यह हमेशा जो है कंकाल से जुड़ी रहती हैं। हड्डियों से जुड़े होने का इनमें गुण होता है। यह हड्डियों से जोड़ करके हमारी इच्छा अनुसार शरीर को गति प्रदान करने में सहायता करती हैं। हमारी जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं वह कहाँ पाई जाती हैं, या अरेखित पेशियां? हमारी जो आहार नाल है, भोजन की नली, उसमें भोजन का खिसकना, या हमारी जो खून की नलियां हैं रक्त की, उनका फैलाव या संकुचन, यह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, या हम इन्हें अपनी इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए शरीर में पाई जाने वाली इन पेशियों को हम अनैच्छिक पेशी कहते हैं। हमारी जो मूत्रवाहिनी है वहाँ भी इसी तरह की पेशियाँ पाई जाती हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वह लंबी होती हैं, सिरा नुकीला होता है, और इनको हम अरेखित पेशी भी कहते हैं। हृदय पेशियाँ तीसरे तरह की पेशियाँ होती हैं। यह जीवन भर लयबद्ध होकर हमेशा प्रसारित होती हैं, संकुचित होती रहती हैं, और इनकी रचना जो है वह रेखित पेशियों व ऐच्छिक पेशियों के समान होती है, लेकिन जो कार्य होता है और उनकी जो मजबूती होती है वह अरेखित पेशी, जो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, उसके समान होती है। तो रचना में यह ऐच्छिक पेशी की तरह मजबूत होती हैं और अरेखित पेशियों की तरह आजीवन कार्य हमारी बिना इच्छा के करती रहती हैं। हृदय में ही यह पेशियाँ सिर्फ पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें हम हृदय पेशी के नाम से जानते हैं। तीसरा जो ऊतक, चौथा ऊतक है, वह है तंत्रिका ऊतक। शरीर में विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से जो संदेश होते हैं उन्हें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का जो कार्य है वह तंत्रिका ऊतक करते हैं, और शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में जो समन्वय स्थापित होता है वह भी तंत्रिका ऊतक के कारण ही होता है। तंत्रिका ऊतक जिन कोशिकाओं से मिलकर बनता है उन्हें हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, या न्यूरॉन कहा जाता है उन कोशिकाओं को जिनसे मिलकर तंत्रिका ऊतक बनता है।
प्रत्येक जो न्यूरॉन होता है उसका जो मुख्य भाग होता है वह होता है तंत्रिका काय। तंत्रिका काय से ही अनेक धागे जैसी छोटी छोटी रचनाएं निकली होती हैं, इन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। और तंत्रिका काय से एक मोटा प्रवर्ध, लंबा प्रवर्ध निकला होता है और सिरे पर जाके शाखाएं इसमें निकली होती हैं। इसे हम एक्सान के नाम से या तंत्रिकाक्ष के नाम से जानते हैं। तंत्रिका काय में एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। एक कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ता है और इस प्रकार शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल सा बन जाता है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु भी तंत्रिका ऊतकों से ही बने हुए होते हैं। तो जंतुओं में हमने मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ा कि क्या कार्य करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह इनकी संरचनाएं होती हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।